हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब कुछ अच्छा होगा। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं। अब चूंकि बायोमॉलिक्यूल्स से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा भी जाता है और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूं बायोमॉलिक्यूल्स तो आपके दिमाग में आता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो बात तो सही है। अगर मैं बायोमॉलिक्यूल्स की बात करूं तो अगर आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? एक बायोमॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन की बात करूं, प्रोटीन भी क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स है। विटामिन्स है, हार्मोन्स है, डीएनए आरएनए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इज द एग्जांपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? इसमें थ्योरेटिकल है, उसमें कुछ डायग्राम है, कुछ रिएक्शंस भी मिलने वाले हैं। इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग इस बायोमॉलिक्यूल्स में करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक को। तो फॉल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, इसको अगर इंट्रोड्यूस किया जाए आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जाहिर सी बात है कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है which form the basis of life. It means they built up the living system and responsible for their growth and maintenance. ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती हो, उस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। ओके ओके, द सीक्वेंस दैट रिलेट बायोमॉलिक्यूल्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, क्या इसके सीक्वेंस होंगे बायोमॉलिक्यूल्स का? अब इसको देखो कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिसको मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया, इस बायोमॉलिक्यूल्स के सीक्वेंस से ही, इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे ही हमारे क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गेनल्स किससे हमारे क्या बनेंगे? ऑर्गेनल से क्या बनेंगे? सेल्स का फॉर्मेशन होगा और सेल्स के मिलने से टिश्यू का फॉर्मेशन होगा और टिश्यू से हमारे क्या बनेंगे? बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा और बॉडी ऑर्गन ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब बॉडी के फॉर्मेशन के लिए हमें हर हाल में बायोमॉलिक्यूल्स की जानकारी होनी चाहिए। अब उसी बायोमॉलिक्यूल्स को जानने के लिए हमने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसे आप ध्यान से देखिएगा भी और नोट भी करते रहिएगा। जैसे मैं बात करूं यहां पर, लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। हमारी जो बॉडी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, एटसेट्रा। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर मैं कहूं कि फूड का सप्लीमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल कोई है तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है। क्योंकि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तो रिक्वायरमेंट तो होती ही है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स है, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट आल्सो प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी इसके अंदर के जो बॉडी सिस्टम है, इसको करने के लिए, इसको फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए भी हमें बायोमॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उस बायोमॉलिक्यूल्स का नाम हमने क्या दिया? लाइक विटामिन्स है ना? तो विटामिन्स है, मिनरल सॉल्ट है, ये भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में आपको 3-4 बायोमॉलिक्यूल्स का सबसे ज्यादा डिस्कशन किया गया। जैसे अगर मैं बात करूं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, हार्मोन है, न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले हमने प्रोटीन को
मेंशन किया हुआ है। अब प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड। आप सभी को पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? एमिनो एसिड से बना हुआ है। तो इस एमिनो एसिड की बात करूं तो कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप। एमाइनो मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 ग्रुप तो होना चाहिए, तभी एमाइनो ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो दोज कंपाउंड कंटेनिंग एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक का सिंबल क्या होता है बच्चों? कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बगल में OH बॉन्ड जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता हो उस एसिड को क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। जैसे मान लो ये हमारा कार्बन है, कार्बन से मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ दिया, एमाइनो ग्रुप को जोड़ दिया, और यहां पर मैं कोई एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया। ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ना, ये किसका स्ट्रक्चर होता है? एमिनो एसिड का होता है। तो एमिनो एसिड के कंपाउंड में एमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये एमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारा साइड चेन एल्काइल ग्रुप है, और इसी के अरेंजमेंट से डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? लेकिन किसको छोड़कर? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक हमारा ऐसा एमिनो एसिड है जिस पर हमारा कोई साइड चेन नहीं होता है, दोनों साइड में क्या होता है? हाइड्रोजन ही होता है। एमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो रहेगा ही, बट दोनों बैलेंसी कार्बन का सेटिस्फाई कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। बाकी जितने भी हमारे एमिनो एसिड होंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव नेचर के होते हैं, क्योंकि इस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, जबकि ग्लाइसिन में हमारे दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम है, इसलिए क्या होते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे जो प्रोटीन के एमिनो एसिड हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं विच कंटेन एमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक में चले कि फिर एमिनो एसिड को कैसे क्लासिफाइड करें। ठीक है, एमिनो एसिड से हमारे प्रोटीन का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन इस एमिनो एसिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो आप इस बेसिस पे देखो, अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एमाइनो एंड विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारे एमाइनो ग्रुप का पोजीशन किस कार्बन पे है? अल्फा कार्बन पे है तो अल्फा एमिनो एसिड, बीटा पे है तो बीटा एमिनो एसिड, गामा पे है तो गामा एमिनो एसिड। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है? ऑलरेडी आप ऑर्गेनिक ये जो मैंने सीरीज चलाया हुआ है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर मान लिया इस कार्बन पर हमने कोई भी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया, एक्स मान लिया, ठीक है, और इसके बगल में मैंने बहुत सारे कार्बन का चेन लगा दिया, तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसको मैंने हुआ है, तो अगर इसके नेक्स्ट कार्बन की बात करूं तो नेक्स्ट कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसके बगल वाले नेक्स्ट कार्बन को बीटा, इसके बाद वाला कार्बन को गामा बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारा एमाइनो ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हम उसके बेसिस पे भी एमिनो एसिड को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। न्यूट्रल। हमारे जो एमिनो होते हैं वो एमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर के बेसिस पे भी डिसाइड होता है कि हमारा एमिनो एसिड एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है कि न्यूट्रल है। तो जो पहला एमिनो एसिड होगा वो न्यूट्रल हो सकता है। ये क्यों होगा? हैविंग 1 NH2 ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जिस एमिनो एसिड में एमाइनो और कार्बोक्सिलिक दोनों का नंबर अगर सेम है तो वो एमिनो एसिड किसके तरह बिहेव करेगा? न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा। जैसे अगर आपने देखा ग्लाइसिन में हमारे एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों क्या है? सिमिलर है, दोनों का नंबर की वैल्यू सेम है, इसलिए क्या है? न्यूट्रल है। अगर मैं सेकेंड एमिनो एसिड की बात करूं तो सेकेंड एमिनो एसिड क्या है? एसिडिक है। ये हमारा क्या है? ये एसिडिक है। ये एसिडिक क्यों है? जाहिर सी बात है कि एसिडिक होने का रीजन क्या हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वैल्यू ज्यादा होगी एमाइनो ग्रुप से, तभी तो हमारा एमिनो एसिड का नेचर क्या हो गया? एसिडिक हो गया। तो उसी तरीके से देखो, हैविंग 1 NH2 ग्रुप एंड हैविंग 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
अगर एक एमाइनो से ज्यादा अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप उस एमिनो एसिड में है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो एस्पर्टिक एसिड। और एस्पर्टिक एसिड में देखो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप उस एमिनो एसिड में प्रेजेंट है, जबकि एमाइनो ग्रुप तो केवल एक ही है। तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई, कार्बोक्सिलिक की ज्यादा हुई, इसीलिए एस्पर्टिक एसिड का नेचर क्या है, एसिडिक होता है, वो नाम से ही पता चल जा रहा है। अच्छा, थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा एमिनो एसिड क्या हो, बेसिक हो। अब बेसिक कब होगा, जब हमारा एमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक से क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि एमाइनो ग्रुप में लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी वाले सबस्टांस को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे एमिनो एसिड में एमाइनो ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो जाहिर सी बात है कि हमारे एमिनो एसिड का बिहेवियर क्या हो जाएगा, बेसिक की तरह हो जाएगा, हैविंग 2 or more NH2 ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है लाइसिन। लाइसिन जो हमारा एमिनो एसिड है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। क्यों बेसिक हो गया, क्योंकि यहां पर एमाइनो ग्रुप की वैल्यू क्या है, 2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, 1 है। तो इस तरीके से भी हम एमिनो एसिड को एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल के फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं। पहला मैंने अल्फा बीटा गामा पोजीशन के बेसिस पे बताया, और दूसरा हमने कार्बोक्सिलिक और एमाइनो ग्रुप की क्वांटिटी के बेसिस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा एसिड बेस या न्यूट्रल एमिनो एसिड होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्या एमिनो एसिड और अलग तरीके से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो हम इनके सोर्सेस के बेसिस पे भी एमिनो एसिड को 2 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, या तो वो एसेंशियल होगा या तो नॉन एसेंशियल होगा। नॉन एसेंशियल का मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, हमें बाहर से सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे बॉडी में फॉर्मेशन तो नहीं होता, मुझे बाहर डाइट से लेना पड़ता है, तभी तो हमारे लिए एसेंशियल हो गया। तो उसके बेसिस पे दोज एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए वो एमिनो एसिड क्या होंगे, नॉन एसेंशियल होंगे। बल्कि which cannot be synthesized by our body, so must be supplied through our diet are called essential amino acid। नाम से ही है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज ना हो वो प्रोटीन, वो एमिनो एसिड क्या होंगे, क्या होंगे, एसेंशियल होंगे, क्योंकि बॉडी में बन ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम अपने एमिनो एसिड को सोर्सेज के बेसिस में एसेंशियल, नॉन एसेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखो एसेंशियल एमिनो एसिड के कुछ एग्जांपल हैं जो आपको याद करने चाहिए, जैसे हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, मेथियोनिन है, ये सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जांपल हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। अगर मैं बात करूं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का, तो एलेनिन है, एस्पार्टेट है, सिस्टीनिन है, ग्लूटामेट है, ये हमारे क्या है, नॉन एसेंशियल है, क्योंकि ये एमिनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते। तो वैसे ही अच्छा यहां पे कंडीशनल नॉन एसेंशियल है, कंडेंशियल नॉन एसेंशियल है। इसका मतलब क्या है, ये बॉडी में बनते भी हैं और किसी रीजन वश इनका सिंथेसाइज होना भी बंद हो सकता है। तो उस कंडीशन कुछ एग्जांपल है, अर्जिनिन है, एस्पर्जिन है, ग्लूटामिन है, ग्लाइसिन है, ये हमारे कंडीशनल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जांपल है। और ये नहीं बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जांपल दे सकता है। अगर नॉन एसेंशियल में अगर ये दिखा तो आपको टिक लगा देना है, अगर ये भी दिख गया तो भी आप टिक लगा दोगे, तो आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनल है और कंडीशनल एसेंशियल नहीं है, कंडीशनल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की एग्जांपल है। वैसे अगर आप बुक उठाओगे इसमें देखोगे तो 20 एमिनो एसिड में 10 एमिनो एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं और 10 एमिनो एसिड क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। ये अलग बात है कि अगर इसको डिटेल में जाओगे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसके बेसिस पे भी आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, अब यहां तो मैंने बता दिया कि ठीक है प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल्स है,
प्रोटीन के मोनोमर हमारे एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनके स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रा करते हैं, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, क्या ये कायल कार्बन की तरह बिहेव करता है, ये सारा डिटेल हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड में देखेंगे। अब मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा, और अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एमाइनो ग्रुप। मैंने बोला था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेफरेंस में हमारा एमाइनो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन के बेसिस पे अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड डिसाइड करते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, अल्फा एमिनो एसिड का हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर दिया है एल एमिनो एसिड। एल का मतलब क्या हुआ, डी एल का नाम सुना होगा, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस कैसे डिसाइड करते हैं, अगर हमारा एमाइनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा एमाइनो ग्रुप, तो किसके तरह बिहेव करेगा, एल एमिनो एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हमारे एमाइनो ग्रुप क्या हो जाए, राइट हैंड साइड में हो जाए, जिसको बोला जाता है डी एमिनो एसिड। मतलब हमें एमाइनो ग्रुप का पोजीशन भी देखना है, उसके डायरेक्शन को देखना है कि ये 3D में वो लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वहां पे एल यूज करते हैं, अगर राइट हैंड साइड होगा तो हम डी यूज करेंगे। ये हमारा एमिनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड आर एल एमिनो एसिड, डी एमिनो एसिड occur in some antibiotic and bacterial cell wall। मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल और एंटीबायोटिक में डी एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर नेचुरली बात करें तो वो हमेशा किसके फॉर्म में होते हैं, एल एमिनो एसिड के फॉर्म में होंगे। और एल का मतलब क्या हुआ, जब हमारा एमिनो ग्रुप कहां प्रेजेंट हो, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो। जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो आप क्या करोगे, एल एमिनो एसिड बोलोगे। अब ये कैसे याद करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहला लेटर क्या आ रहा है, एल आ रहा है, इसलिए एमिनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एल हो गया। बात समझ में आई है, लेफ्ट हैंड एल एमिनो एसिड, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इस तरीके से भी हम एमिनो एसिड को भी कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या हमारा एमिनो एसिड ज्यूटर आयन की तरह बिहेव करता है। अब ये ज्यूटर आयन है क्या, और ज्यूटर आयन का डिस्कशन हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में किया। ज्यूटर आयन है क्या, एक डाइपोलर आयन है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैटायन एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है ताकि वो स्टेबिलिटी और बढ़ जाए। अब होता है क्या है, जब आप एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हो तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में यहां पर एमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। अब चूंकि एमाइनो ग्रुप क्या है, इसके पास लोन पेयर होने की वजह से वो बेसिक की तरह बिहेव करता है, और कार्बोक्सिलिक में एच निकलने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करता है, एसडी ग्रुप की तरह बिहेव करता है। अब चूंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो बार बार जो बेसिक ग्रुप वाला जो एमाइनो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैसे वो अट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कहां चला गया, एमाइनो ग्रुप के पास चला गया, तो एमाइनो पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाए, डाइपोलर आयन का फॉर्मेशन हो जाए, उसी को बोला जाता है ज्यूटर आयन। और ज्यूटर आयन इस तरीके से कि वो देखने में न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में जितनी टेंडेंसी पॉजिटिव चार्ज का है उतनी टेंडेंसी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। न्यूट्रल होते हुए भी अगर वो चार्ज आयन का फॉर्मेशन करता हो उसको क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। तभी तो इसको ज्यूटर आयन बोला जा रहा है। अब देखते हैं, व्हेन प्रोटॉन इज माइग्रेटेड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एमाइनो ग्रुप, a dual ion is formed and then is called deuterium ion। डुअल आयन का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव का फॉर्मेशन होना। तो इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि हमारा एमिनो एसिड का बिहेवियर किसकी तरह होता है, डाइपोलर आयन की तरह होता है, ज्यूटर आयन की तरह होता है। ये भी आप ध्यान दें। एक पॉइंट ये भी आता है कि वाटर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, पीआई क्या है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चूंकि डाइपोलर आयन का फॉर्मेशन कर रहा है,
अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस एमिनो एसिड को मैं रखूं, इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे, एनोड और कैथोड। अब एनोड का चार्ज क्या होता है? अगर मैं एनोड के चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और कैथोड का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जो हमारा एनोड है वो पॉजिटिव होकर वो क्या करेगा? नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, और नेगेटिव क्या बना रहा है? कार्बोक्सिलिक आयन। और जो हमारा कैथोड है जो कि नेगेटिव है, वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को। अब पॉजिटिव कौन सा कर रहा है? एमाइनो ग्रुप। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा तो क्या एमिनो एसिड का माइग्रेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रोसीजर को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब यहां पे देखते हैं कि ज्यूटर आयन विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैन ओनली एग्जिस्ट एट स्पेसिफिक पीएच। किसी स्पेसिफिक पीएच पर ही हमारा एमिनो एसिड जो है वो ज्यूटर आयंस के फॉर्म में होते हुए भी न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। दैट पीएच इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विच इज डिफरेंट फॉर ऑल एमिनो एसिड। ठीक है, पीआई ऑफ ल्यूसीन की वैल्यू है 6.0 और पीआई ऑफ आर्जिनिन की पीएच की वैल्यू क्या है? 10.8। मतलब एमिनो एसिड का ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में करना है तो पीएच की वैल्यू हर एमिनो एसिड की फिक्स होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ल्यूसीन के लिए पीएच की वैल्यू अगर 6 होगी तो वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। अगर हमारे पीएच 10.8 है तो जो हमारा आर्जिनिन है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हमारा एमिनो एसिड न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा, उसका मूवमेंट क्या हो जाता है? रुक सा जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को भी डिफाइन किया जा सकता है। अब मैं बोलूं कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब चूंकि ज्यूटर आयंस के फॉर्म में है, ज्यूटर आयंस के फॉर्म में है तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हमने इसका प्रोटॉन का ट्रांसफर करा दिया तो जाहिर सी बात है कि इसका एमाइन जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव के पास जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और ये हमारा क्या बनाएगा? एमाइनो ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो दो टाइप का चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर हमने बेसिक मीडियम ले लिया तो बेसिक मीडियम में बार बार क्या करेगा? इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो एमाइनो ग्रुप क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और जबकि कार्बोक्सिलिक आयन पर क्या चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है? नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए ये किस टाइप का एमिनो एसिड हुआ? एनायनिक हुआ, प्योर एनायनिक हो गया, क्योंकि हमारे एमाइनो ग्रुप का जो पॉजिटिव चार्ज है वो OH नेगेटिव से क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। इसीलिए एज एनायन हायर पीएच की रिक्वायरमेंट। अब क्यों हायर पीएच हो गया? क्योंकि पीएच की वैल्यू कब हायर होती है? जब इसका मीडियम क्या हो? बेसिक हो। और हम मीडियम क्या दे रहे हैं? बेस ही तो दे रहे हैं। और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमारे एमिनो एसिड की चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी? एनायनिक होती जाएगी। लेकिन अगर हमने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया तो एसिडिक मीडियम किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। ये इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। लेकिन हमारे एमाइनो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज अभी भी मेंटेन है तो किसकी तरफ बिहेव कर रहा है? कैटायन की तरफ बिहेव करेगा। ये कैटायन की तरफ कब बिहेव करेगा? जब इसकी पीएच की वैल्यू लो हो। अब पीएच की वैल्यू कब होती है? जब इसका नेचर क्या हो? एसिडिक हो। तो जब हम एसिडिक प्रोवाइड करेंगे तो हमारे ज्यूटर आयन किसकी तरफ बिहेव करेगा? कैटायन की तरफ बिहेव करेगा। तो एसिडिक में कैटायन की तरह बिहेव करेगा, बेसिक में एनायन की तरह बिहेव करेगा। इसे भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। कैसे याद करोगे? गर्मियों के मौसम में हम लोग यूज करते हैं एसी। तो एसी से ए से क्या हुआ? एनायन, और एसिड और सी से क्या हुआ? कैटायन। मतलब एसिडिक मीडियम में किसका फॉर्मेशन होता है? कैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये याद कर लेना, टिप जो बता रहा हूं। ए का मतलब क्या हुआ? एसिड, और सी का मतलब क्या हुआ? कैटायन। मतलब हमारा एमिनो एसिड एसिडिक मीडियम में इसकी चार्ज की वैल्यू क्या होती है? कैटायनिक होती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब प्रोटीन जो है इनके बहुत सारे मोनोमर एमिनो एसिड के आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तभी तो पॉलीमर बनाते हैं।
तो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड को ही तो प्रोटीन बोला जाता है। तो आखिर इनके मोनोमर में कौन सा लिंकेज है जिससे एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में कंबाइंड होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस लिंकेज को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को बोला जाता है पेप्टाइड। अब पेप्टाइड में हमारा कार्बोनिल ग्रुप भी होते हैं और एमाइनो ग्रुप का NH भी होता है, और इसी को बोला जाता है पेप्टाइड। और उसी पेप्टाइड के लिंकेज से ही हमारे एमिनो एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। उसी को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और उसी पॉलीपेप्टाइड की वजह से ही एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, पेप्टाइड आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 or more अल्फा एमिनो एसिड। अब देखो, यहां पर हमने एक एमिनो एसिड लिया, यहां पे मैंने एमिनो एसिड लिया, तो कार्बोक्सिलिक का OH और एमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होकर क्या रिलीज करेगा, वाटर। तो बचा क्या, CO and NH ग्रुप। उसी को बोला जाता है डाईपेप्टाइड बॉन्ड। डाईपेप्टाइड क्यों बोला, क्योंकि इसकी मोनोमर की वैल्यू क्या है, 2 है। और जब 2 मोनोमर आपस में कंबाइंड होते हैं उसको बोला जाता है डाईपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लिंकेज की जो वैल्यू है वो CO और NH है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड आर फॉर्म डाईपेप्टाइड, अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड मिलकर कंबाइंड करें तो क्या बनाएगा, ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड डिपेंड करता है कि हमारे एमिनो एसिड का नंबर क्या है, और उसी नंबर के बेसिस पे हमारे पेप्टाइड के जो प्रीफिक्स है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जैसे वर्ड यूज किया जा सकता है। अब ये ध्यान दे, डाईपेप्टाइड हैज ओनली 1 पेप्टाइड बॉन्ड। डाईपेप्टाइड बॉन्ड में केवल एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, लेकिन ट्राइपेप्टाइड में कितने होंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। क्योंकि अगर हमें डाईपेप्टाइड बोला तो डाईपेप्टाइड में CO NH की वैल्यू एक ही दिख रही है ना, तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई, पेप्टाइड बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन अगर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लूं, 4 मॉलिक्यूल्स ले लूं, तो हमारी वैल्यू बॉन्ड की बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जितने पेप्टाइड होंगे उससे 1 - 1 क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। अगर मैंने बोल दिया पेंटापेप्टाइड, तो पेंटापेप्टाइड में हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड, तो 4 होंगे, क्योंकि आपके 5 तो अल्फा एमिनो एसिड है, लेकिन 4 ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, पॉलीपेप्टाइड के बारे में एक्सप्लेन करता है कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मेनी एमिनो एसिड अप्रॉक्स 10,000 is known as polypeptide, and those polypeptide which have molecular mass above than 10,000 mass atomic mass unit are called protein। अगर हमारा पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स जिसका मोलर मास क्या हो, 10,000 AMA हो, 10,000 यूनिफाइड मास हो, और साथ में उसमें कितने एमिनो एसिड का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मिनिमम आपका 10,000 एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होना चाहिए, उस कंडीशन में उस पॉलीपेप्टाइड को क्या बोला जाता है, प्रोटीन्स बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10 हजार हमने एमिनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया तो प्रोटीन बन गया, ऐसा नहीं है। इसका भी कोई ना कोई अपना रेंज होना ही चाहिए। तो इस तरीके से भी हम पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि प्रोटीन के क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे, अभी मैं स्ट्रक्चर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने बात किया प्रोटीन बना है, एमिनो एसिड को मैंने क्लासिफाइड किया, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन किया, ये कितने तरीके से स्ट्रक्चर से ड्रा किए जा सकते हैं, क्या वो ज्यूटराइन बनाएगा, क्या ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, कौन से पीएच की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारा डिस्कशन हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब यहां पर देखो, पहला दिया हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का मतलब ही है कि सबसे मिनिमम स्ट्रक्चर होगा। एक्चुअली प्रोटीन तो हमारे किसके टर्म में होते हैं, क्वाटनरी होते हैं, 3D फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर इनको डिटेल में जाए तो सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, इट सिंपली
रिवर्सिबल द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, वो एमिनो एसिड जो होंगे लीनियर फॉर्म में इसी तरीके से क्या होंगे, अरेंज होंगे, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इनका स्ट्रक्चर, इनका डायग्राम मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर व्हेन आर इज स्मॉल ग्रुप। मतलब हमारा जो अल्फा एमिनो एसिड है, उस अल्फा एमिनो एसिड को अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टर्म में देखा जाए तो या तो अल्फा हेलिक्स के टर्म में होगा या तो बीटा प्लेटेड के टर्म में होगा। अब बीटा प्लेटेड अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की एग्जांपल है। ऐसा क्यों होता है, क्यों हेलिक्स बनाते हैं? क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल भी और NH ग्रुप भी तो है। और आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी किसके रिस्पेक्ट में होता है? अगर किसी कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोजन है तो अगर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। अगर मैं टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करूं, द फोल्डिंग एंड सुपर इम्पोजिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर शेप। जिस प्रोटीन से ग्लोबुलर शेप का फॉर्मेशन हो जाता हो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्यों बनाता है? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द कोवलेंट आयनिक एंड हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। बहुत सारे बॉन्ड का पार्टिसिपेशन होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा, आयोनिक भी बनाएगा, कोवलेंट बनाएगा, तो उसका कॉम्प्लेक्स, उनका स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है बच्चों। एंड लास्ट में क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है द प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड। इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं, एक्चुअली में जो प्रोटीन होते हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन क्वाटरनरी बना टर्सरी से, टर्सरी बना सेकेंडरी से, सेकेंडरी किससे बना? प्राइमरी से बना। प्राइमरी स्ट्रक्चर से छोटा स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। तो इस तरीके से भी हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो प्रोटीन को अगर हम बोला कि सिंपल प्रोटीन है, इट मींस विच गिव ओनली अल्फा एमिनो एसिड अपॉन द हाइड्रोलिसिस, लाइक एग्जांपल एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है वो सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल है, क्योंकि अगर इसको आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया या इसकी हाइड्रोलिसिस कराया तो केवल एक ही अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और अल्फा एमिनो एसिड का मतलब हमारे कार्बोक्सिलिक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे एक अमीनो ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल प्रोटीन। प्रोटीन का नाम लिया तो कंजुगेट प्रोटीन क्या है? इट गिव अल्फा एमिनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो और प्रोटीनियस पार्ट भी हो तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट प्रोटीन बोलेंगे। जैसे देखो, अगर मैं नॉर्मल प्रोटीन की बात करूं तो यहां पर मेंशन हुआ है मेटेलोप्रोटीन है, हेमियोप्रोटीन है, ग्लाइसियोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये सारे के सारे प्योरली प्रोटीन है। लेकिन इस प्रोटीन का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है जो हमारे प्रोटीन से अलग जुड़े रहते हैं? यहाँ पे दिया है मेटल साइन होंगे, हीम ग्रुप होगा हीमोप्रोटीन में, ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपोप्रोटीन में लिपिड्स होंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड होगा। मतलब ये जो अनवांटेड जो हमारे प्रोटीन सबस्टांस है, अगर वो प्रोटीन के साथ कंबाइंड हो जाए उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट प्रोटीन बोलेंगे। तो हम हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे बोल सकते हैं जो एक अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करे सिंपल प्रोटीन, और जो बहुत ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता हो आफ्टर हाइड्रोलिसिस, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अच्छा, डेराइव प्रोटीन क्या है? डेराइव प्रोटीन क्या है? दीज आर ऑब्टेन बाय पार्शियली हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अगर सिंपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का अगर पार्शियली हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा? डेराइव प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब ये भी ध्यान देना, प्रोटीन जो है वो क्या बनाता है? प्रोटियोज बनाएगा, फिर क्या बनाएगा? पेप्टोन्स बनाएगा, पेप्टोन से क्या बनाएगा? पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये सारे के सारे डेराइव प्रोटीन के सीक्वेंस है। अगर मैं मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे अगर प्रोटीन को क्लासिफाइड करें तो जाहिर सी बात है एक हमारा फाइब्रस बनता है और दूसरा हमारा क्या बनेगा? ग्लोबुलर। और फाइब्रस ग्लोबुलर किसका एग्जांपल है? टर्सरी अमीनो एसिड का एग्जांपल है, क्योंकि सेकेंडरी में तो हमारा अल्फा हेलिक्स और बीटा सीटेड अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है।
तो अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो या तो हमारा प्रोटीन फाइब्रस होगा या तो हमारा क्या होगा, ग्लोबुलर होगा। और फाइब्रस ग्लोबुलर जो होंगे वो आपके टर्सरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल होते हैं। अगर मैं फाइब्रस की बात करूं कि फाइब्रस ग्लोबुलर में बेसिकली डिफरेंस क्या है, और ये एग्जामिनेशन में पूछे जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। ग्लोबुलर की मतलब क्या है, डू नॉट हैव टर्सरी स्ट्रक्चर, ये टर्सरी स्ट्रक्चर की तरह बिहेव नहीं करते हैं। लेकिन ग्लोबुलर हैव द टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में या मे नॉट बी प्रेजेंट। मतलब जो फाइब्रस है उसका स्ट्रक्चर जो है ग्लोबुलर की तरह ही होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर की तरह होता है, लेकिन एक्चुअली में वो टर्सरी स्ट्रक्चर की तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन हमारा जो ग्लोबुलर है वो टर्सरी स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है, साथ में वो क्वाटरनरी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, सेकंड क्या डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग फाइबर्स आर सीट इन शेप। फाइबरस का जो फाइबर्स होंगे बहुत लंबे होते हैं, लॉन्ग होंगे, लेकिन ग्लोबुलर का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, कौन, ग्लोबुलर करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में वेरी इन टू सैंपल ऑफ द सेम फाइब्रस प्रोटीन। इनके फाइब्रस प्रोटीन के सेम कंपोनेंट की वैल्यू या लेंथ क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, बट द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑलवेज आइडेंटिकल इन टू सैंपल ऑफ द सेम ग्लोबुलर प्रोटीन। इनका जो लेंथ है पॉलीपेप्टाइड का वो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिकल होता है ग्लोबुलर में, लेकिन फाइब्रस में हमेशा क्या करता है, वेरी करता है। अब इसके एग्जांपल की बात करूं तो कैरेटीन, कोलेजन, एलास्टिन एंड फाइब्रोइन। अगर मैं बात करूं हेयर, नेल, ये भी किसका एग्जांपल है, फाइब्रस का है। ग्लोबुलर की बात करूं तो एग एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, इंसुलिन, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, ग्लोबुलर का है। तो 2 मार्क का 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से 2 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। इसे आप ध्यान दें और इसे भी नोट भी करते जाना। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था कि जो हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो प्रोटीन 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, उसको थोड़ा डिटेल देखा जाए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोटीन के, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया है। क्योंकि प्रोटीन से डिफिनेशन जब भी आएंगे या उनसे शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो हमेशा स्ट्रक्चर के बेसिस पे या क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इनके कन्फिगरेशन स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में है 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन तो होगा ही, तभी तो एमिनो एसिड कंबाइंड होकर लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। Each polypeptide in the protein has amino acid linked with each other in the specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be primary structure of that protein. अब जो हमारे एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है, अगर एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में हमारा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो और इनका अटैचमेंट एक दूसरे से क्या हो, स्पेसिफिक सीक्वेंस के फॉर्म में हो, तो क्या बोला गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड बोला गया। एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड में अगर मैंने कोई चेंजेस किया तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्रोटीन का जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा प्रोटीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन रिफर टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। क्योंकि इसमें लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि अब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के चेन में अलग अलग तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड लगेगा, कोवलेंट लगेगा, आयनिक लगेगा, जाहिर सी बात उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो देर है कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, देयर फॉलो एग्जिस्टिंग द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में 2 तरीके से होते हैं, एक होगा अल्फा हेलिक्स,
हेलिक्स के फॉर्म में होंगे और दूसरा हमारा क्या होगा, बीटा शीट के फॉर्म में होगा। अब ये अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इट इज द मोस्ट कॉमन वे इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इन राइट हैंडेड हेलिक्स। जितने पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड लग सकते हैं लगते हैं, जिसके वजह से राइट हैंडेड हेलिक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है विद द NH ग्रुप ऑफ each एमिनो एसिड रेसिड्यू। इसलिए देखो हमारा जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, जलेबी की तरह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो अल्फा एमिनो एसिड के जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है या पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब हम बीटा प्लेटेड शीट की बात करते हैं, इन दिस स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच आउट द नियरली maximum extension and then laid side by side are held together by इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ऐसे भी हो सकते हो, इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो इंट्रा होगा, इसमें क्या होगा, इंटर होगा, जिसके वजह से वो स्ट्रेच फॉर्म में होते हैं। मतलब उसकी एक्सटेंशन ज्यादा होता है किसमें, बीटा प्लेटेड शीट में, जिसके वजह से इनका जो साइड बाय साइड जो अरेंजमेंट होता है वो हेलिक्स से थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। दोनों ही लॉन्ग चेन बनाते हैं, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनका लगने का तरीका दोनों में अलग अलग है। एक में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे में क्या है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से भी हम अल्फा एंड बीटा शीटेड स्ट्रक्चर को अलग अलग कर सकते हैं। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना वो फिर वो क्या करेगा, फोल्ड करेगा, क्योंकि अब तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो लग गया, अब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड लगेगा, कोवलेंट बॉन्ड लगेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का फॉर्मेशन करेगा एंड इट गिव राइज टू मेजर मॉलिक्यूल से फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, जो कि मैंने जस्ट पहले बताया कि फाइब्रस और ग्लोबुलर किसके एग्जांपल होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के होते हैं। द मेन फ्रेज विच सुटेबल the secondary and tertiary structure of protein are hydrogen bond, disulfide linkage, van der Waals force, electrostatic force of attraction। इतने सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं जिसके वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी फोल्ड होकर क्या बनाता है, टर्सरी बनाता है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बढ़ती जा रही है, और उसी बढ़ने की वजह से देख लो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, इस तरीके से जो दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, वो किसके तरह बिहेव कर रहा है, बीटा शीटेड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन आप इनके स्ट्रक्चर को देखो जिसमें इस तरीके से बना हुआ है, सर्किल हेलिक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, वो किसके तरफ बिहेव करेगा, अल्फा हेलिक्स। और वही अल्फा हेलिक्स और बीटा शीटेड आपस में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड लग जाए और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बोलेंगे। अब क्वाटनरी में तो और हद हो गया, क्वाटनरी में तो टर्सरी भी फोल्ड हो गया। कितना फोल्ड कराओगे, अब देखो सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ द 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन रिफर एज द सब्स्टिट्यूएंट यूनिट। और इसी यूनिट के बेसिस पे हमारा स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट with respect to each other to form the quaternary structure। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो क्या होते हैं, जो हमारे टर्सरी स्ट्रक्चर हैं, वो सब यूनिट की तरह अरेंज होकर और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। और एक्चुअली में हमारा प्रोटीन जो होता है वो क्वाटरनरी की तरह ही बिहेव करता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या है, जब हम किसी भी नेटिव प्रोटीन में अगर पीएच, हीट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो इनका जो टर्सरी है, सेकेंडरी है, उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और लास्ट में प्रोटीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जब प्रोटीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, इनकी बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तो जाहिर सी बात इनकी बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। द प्रोसेस दैट चेंज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द नेटिव प्रोटीन is called denaturation of protein. It can be caused by change in pH, change in temperature, addition of electrolyte, addition of water, alcohol and acetone। अगर ये सारी चीजें आपने जो देखा एडिशनल अगर ऐड करते हैं, या हमने एसीटोन मिला दिया, अल्कोहल मिला दिया उसके प्रोटीन में, या हमने पीएच में चेंज कर दिया, या हमने टेम्परेचर दे दिया, तो जाहिर सी बात है इनका जो 3D स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसी को क्या बोला जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और डीनेचुरेशन प्रोटीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारा बॉइलिंग ऑफ एग है, और हमारा क्या है, कर्डिंग ऑफ मिल्क है। जैसे अगर हमने एग को बॉयल किया तो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया है ना, तो जाहिर सी बात है इनके जो स्ट्रक्चर होंगे पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स के, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो इस तरीके से भी हम इस चीजों को समझ सकते हैं। तो हमने इस तरीके से प्रोटीन एसिड के बारे में, एमिनो एसिड के बारे में एक्सप्लेन किया है, जो हम लोग इस तरीके से चीजों को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे।